गंगा किनारे के तेरिया एक रो मैं बिल्कुल लोक गीतों से शुरुआत मैंने नहीं की। ये तो मैं कन्वर्ट हुई लोक गीतों से। तो हमारे विंध्य क्षेत्र में गाने को लेके सबकी इतनी अच्छी मानसिकता नहीं थी। गाना मतलब वो बड़ी हे दृष्टि से देखते थे उनको, लेकिन जब परिवार साथ देता है ना तो मुझे ऐसा लगता है फिर सब कुछ खत्म हो जाता है वहाँ से। सास दुखे धौ तो ही ससुर दुख होते। इन लोकगीत में अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो एक कहानी है, तो उन लोकगीतों में दर्द भी झलकता है, उन लोकगीतों में भाई बहन का प्यार भी झलकता है, और उन लोकगीतों में एक बेटा ना होने की व्यथा भी झलकती है। माटी की खुशबू, लोक संस्कृत की मधुर आवाज़ और साथ ही संस्कृत को अपने आवाज़ों में सजोए हुए कुछ यही पहचान है मेरे साथ जो मौजूद हैं रीति सरगम पांडे की। सबसे पहले आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सबसे पहला प्रश्न, आपने इतना प्यारा गाना किससे सीखा है? गाना तो बचपन से ही शौक़ था और मेरी मम्मा भी गाती थी। तो स्कूल में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें मैं बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। आदर्श स्कूल में फर्स्ट से 8th तक, तो वहाँ रजनी पुराणिक मैडम थी। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल से ही जो मेरे अंदर इंटरेस्ट आया था तो स्कूल से ही शुरुआत हुई है। अच्छा, आज के समय में जहाँ डिस्को डांस चल रहा है तो आप एक लोक गायिका हैं, लोक यहाँ की जो संस्कृति है उसको आप आगे बढ़ा रही हैं, तो आपके मन में कभी नहीं आया, आप कह रही हैं कि आप स्टूडेंट्स लाइफ से आपको इंटरेस्ट था, तो ऐसा नहीं आया कि मुझे भी कुछ वो वाले गाना गाना चाहिए? आपने यही गाने क्यों सेलेक्ट किए? नहीं, मैं बिल्कुल लोक गीतों से शुरुआत मैंने नहीं की। ये तो मैं कन्वर्ट हुई लोक गीतों से। अच्छा, लोक मतलब क्या कहते हैं, आधुनिक गानों से? बिल्कुल, मैं उनको फिर पीछे छोड़ के मैं लोकगीत की तरह आई हूँ। इसके पहले जो मेरा स्टार्टिंग था, और तब तो वाकई लोकगीत को कोई नहीं जानता था, मतलब इस मंच तक लोकगीत नहीं आए थे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मंच तक बघेली लोकगीत खास तौर से, ये मंच तक अभी ये 2-4-10 साल के अंदर आए हैं, और इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है मैं दूंगी सोशल मीडिया को। तो इसके लिए मैं, हाँ, सोशल मीडिया की बुराई जहाँ है वहाँ अच्छाई भी है। तो जो सोशल मीडिया है तो इसके कारण लोक संगीत जो है आज की डेट पे मैं कह सकती हूँ कि लोग पसंद करने लगे हैं और सुनने लगे हैं, तो उसका श्रेय सोशल मीडिया को जाता है। तो मैं तो शुरू में फिल्म संगीत ही गाती थी, मुझे बहुत इंटरेस्ट था स्कूल टाइम पे। तो ये जो स्कूल के 15 अगस्त और 26 जनवरी के जो फंक्शंस होते हैं उसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी। फिर जो वार्षिक उत्सव होता है उसमें मैं फंक्शंस करती थी, तो ग्रुप सॉन्ग और सरस्वती वंदना, ये सारी चीज़ें। तब लोक संगीत का मुझे नहीं समझ में आता था। हाँ, दूसरे स्टेट का हम लोग करते थे, पता चला पंजाबी कर रहे हैं, राजस्थानी कर रहे हैं, गा रहे हैं। आज भी हमें याद है स्कूल का एक मराठी हमारी मैडम ने हमें सिखाया था, तो आज भी वो जुबान पे चढ़ा हुआ है। लेकिन बघेली का कभी हमने स्कूल टाइम पे भी नहीं किया। पर इसके बाद तो शादी हो गई, और शादी के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि सब छूट ही गया था। कम बैक जब मैं वापस आई तो तब तक मैं आकाशवाणी रीवा में ऐसे कैजुअल अनाउंसर हो चुकी थी। अच्छा, आप बोले कि आप कम बैक किए, तो इसके लिए प्रेरणा कौन दिया, और ऐसा कब लगा कि अब मुझे फिर से कम बैक करना चाहिए? कोई मोमेंट आया हो? हाँ बिल्कुल, उसका श्रेय मैं रेडियो को देना चाहूँगी, क्योंकि शादी के बाद जैसे हर लड़की के जीवन में एक ठहराव आया था, मेरे जीवन में भी ठहराव आया था, और तब हमारे विंध्य क्षेत्र में गाने को लेके सबकी इतनी अच्छी मानसिकता नहीं थी। गाना मतलब वो बड़ी हे दृष्टि से देखते थे, उनको लगता था कि अरे ये गाना गाने जाती है, मतलब शादी ब्याह में वो कुछ ऐसा फील कराते थे कि जैसे हम लोग नाचने गाने वाले बहुत हे दृष्टि के हैं, कुछ ऐसा वो फील कराते थे। तो हम लोग तो बताते भी नहीं थे कि ऐसा करते। तो शादी के पहले की बात थी, लेकिन शादी के बाद तो बिल्कुल ही बंद हो गया था, क्योंकि भाई ससुराल वालों को भी जवाब देना था, उनको भी पता चला कि अरे उनकी बहू तो गाने जाती है, मतलब कितनी शर्मिंदगी की बात है कि उनकी बहू गाने जा रही है। फिर 2007 में मेरा आकाशवाणी में मैंने फॉर्म डाला, तो वहाँ पे मैं एज ए कैजुअल अनाउंसर हुई। वहाँ से मुझे एंकरिंग के लिए कई जगह भेजा गया था, जैसे आपका डभौरा में एसडीओपी का
वो बना था ऑफिस, उसके इनॉग्रेशन के लिए मैं एज ए एंकर गई थी वहाँ पे। यहाँ पे जो आपका एक्साइज डिपार्टमेंट का जो ऑफिस बना उस पर मैं गई थी। और रेडियो पे ही जब मैं एज ए अनाउंसर, आपके नज़रों से हर चीज़ गुजरती है, चाहे वो खेल हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो लोक संगीत हो। तो फिल्मी गीतें तो बहुत गाए थे, तो पता था कि फिल्मी गीत हैं। लेकिन जब मैंने लोक संगीत सुना, हालांकि मदर मेरी बहुत अच्छा गाती थी, पर कभी इंटरेस्ट नहीं लिया। वो होता ना कि वो आया नहीं। लेकिन जब मैंने रेडियो में सुना तो मैंने कहा यार अब मजबूरी में अनाउंसर हूँ, बजाना है मुझे, तो सुनना ही पड़ेगा कि ख़त्म हो जाएगा तो मुझे नेक्स्ट प्ले करना है। तो जब मैंने सुना तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, मतलब कुछ धुनें जो है अपनी ओर आकर्षित करती थी। तो धीरे धीरे मैंने समझने का प्रयास किया। फिर वहाँ पे ऑडिशन आया तो मैंने लोकगीत का फॉर्म डाल दिया। मैंने कहा गाती तो हूँ, इसको भी गाती हूँ, एक बार ट्राई कर लिया जाए। हाँ एक बार ट्राई कर लिया जाए। तो मैंने लोकगीत का फॉर्म डाला और इत्तेफाक से मैं पास हो गई। ठीक है, रेडियो में जैसे ये आप सामने नहीं आती थी, लेकिन जब आप मंच पर गई पहली बार, आपका फेस भी रिवील हुआ कि ये सरगम पांडे गा रही हैं, तब आपके परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? साथ ही जो समाज के लोग थे, कुछ तो बोले होंगे, जैसा आप कह रही हैं कि पहले लोग कहते थे कि यार ये गाने जा रही है, तो कैसा था रिएक्शन? बिल्कुल, घर के लोग तो डरे थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा घर वालों को डर रहता है परिवार का, आस पड़ोस का। लेकिन जब परिवार साथ देता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वहाँ से फिर आपके अंदर हौसला मिलता है, और अगर घर से जब हौसला मिल जाता है तो फिर आपकी उड़ान शुरू हो जाती है। एक बड़ा वो रहता है कि सासू माँ बहुत हिटलर होती है, तो आपकी सासू माँ किस टाइप पे थी? उन्होंने कुछ बोला कि नहीं सरगम अब गाने नहीं जाना है? नहीं, फ़िलहाल इस मामले में तो मैं बहुत लकी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की के नसीब में ऐसा नहीं होता है। मेरा नसीब है। लेकिन हाँ, उसका रिप्लाई ये है कि मैंने भी अपनी सासू माँ के नाम से सासू हटा दिया है, सिर्फ माँ ही रखा है। तो जितना वो मुझे स्नेह देती हैं उतना ही मैं भी उन्हें देती हूँ। और निश्चित रूप से मेरी जो सासू माँ हैं, उन्होंने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हाँ, उनको डर रहता था। वो ये ज़रूर कहती थी कि जो परिवार का इलाका है उस तरफ मत जाना, ताकि वहाँ के लोग देखें ना। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हमारी बुआ सास आई और उन्होंने मुझे मम्मी से कहा कि गुड़िया वहाँ गई थी और बड़ा अच्छा कर रही थी। तो फिर मम्मी को मेरे बहुत अच्छा लगा कि हाँ शायद ये एक अच्छी चीज़ें होती। तो मैंने कहा ना, जब अपने हौसला देते हैं तो फिर उड़ान शुरू हो जाती है। तो आज की डेट पे तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत है। अब तो सबको गर्व होता है कि हाँ। लोकगीत जो आज के समय में हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है जो लोकगीत होते हैं वह संस्कृति को कैसे संजोए रखने में मदद करते हैं? देखिए, लोकगीत, लोगों का गीत, मतलब इन लोकगीत में अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना तो एक कहानी है। आप सास बहू की, जैसे आप अभी बोली हिटलर टाइप की सासू माँ होती हैं, तो वो निश्चित रूप से होती रही होंगी उस ज़माने की सासें हिटलर। तो उन लोकगीतों में दर्द भी झलकता है, उन लोकगीतों में भाई बहन का प्यार भी झलकता है, और उन लोकगीतों में एक बेटा ना होने की व्यथा भी झलकती है। ऐसी बहुत सारी सोहर हैं, बहुत सारी बधाई हैं। ये ख़ास तौर से ये ऋतुपरक गीतों में अगर आप सुनेंगे, और विवाह गीतों में भी मतलब एक विरह आपको सुनाई देती है। अच्छा, गीतों की बात हो रही है तो कोई ऐसा गीत जो आप हमारे दर्शकों को सुना सके अपनी इच्छा से? बिल्कुल, आपने कहा कि लोक गीतों को आप मतलब कैसे संस्कृति को संरक्षण करते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि ये आपस में रिश्तों का बड़ा ताना बाना है। एक ऐसी नारी की व्यथा कि उसको पुत्र नहीं हो रहा है, और वो गंगा मैया से गुहार कर रही है। अभी आप सोचिए, ये हमारे लोकगीत हैं कि वो गंगा मैया से मन्नत मांग रही है, और किस तरह से अपनी वेदना उनको सुना रही है, क्योंकि शायद कोई और उनके आसपास सुनने वाला नहीं है। तो वो सोहर के कुछ लाइन मैं आपको सुनाती हूँ। गंगा किनारे के तेरिया तेरिया, एक रो मैं तेरिया, एक रो मैं हो, गंगा यो त्या लहरे ता डूबो त्या, हमें तुम डूबो त्या हो। मतलब एक जो महिला है वो जाके गंगा माई से कह रही है कि हे गंगा माई, आप एक लहर आइए और मुझे उसमें डुबो दीजिए।
तो फिर गंगा माई उनसे सवाल करती हैं कि तेरिया हो मोरी तेरिया धौ तो ही सास दुखे धौ तो ही ससुर दुख हो तेरिया धौ तोरे सैया परे दे से कौन दुख रोया कौन दुख रोया हो। गजब की आवाज़ है। जो एक वो होता है अपने लोक गायिका जो हैं, जो इनकी जो मधुर आवाज़ है, आपने इनके गानों में सुना। एक आखिरी प्रश्न, आप इसमें लोक जो संगीत है उसमें अपना गुरु किसको मानती हैं? देखिए, लोक संगीत में तो ऐसा मैंने सीखा नहीं है किसी से, सुन सुन के ही सीखा है। सोशल मीडिया से कलेक्शन मैंने लिए हैं, पर रेडियो का बहुत बड़ा हाथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेडियो, और दूसरा जो मैंने सुना है मालिनी अवस्थी जी से, मैं उनको बहुत सुनती हूँ। लोग को जितना मैंने समझा है उनको सुन सुन के समझा है। तो मैं अगर ये कहूँ कि मैं उनको गुरु मानती हूँ तो ये कहना गलत नहीं होगा। ठीक है। एक ये लोक गायिका तो हैं ही, लेकिन ये कमाल की एक्टर भी हैं। ये बघेली में इनका वीडियो भी आता है जिसे बहुत सारे लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, और फूफू नाम से ये पूरी जगह फेमस हैं। उस एक्ट के लिए आपने शुरू कैसे किया आप लोगों ने कि बघेली कैसा वीडियो आना चाहिए? देखिए, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं मतलब कुछ एक्टिंग वैक्टिंग करती हूँ। सोशल मीडिया में जैसे लोकगीत गाती थी तो हमारे कलीग थे आकाशवाणी में, उमेश मिश्रा जी, वो भी चौपाल के कंपेयर थे। तो हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी उमेश भाई से मिलके। तो जब मैं उनकी वीडियो देखती थी तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था कि शायद इसमें कुछ ऐसा कर लें तो अच्छा लगेगा। तो मैं उनको सजेशन देती थी, उमेश भाई इसको ऐसा कर दीजिए तो अच्छा लगेगा। तो यार दीदा आइए ना आप कभी। तो हमने कहा कि मैं एक्टिंग वेटिंग कर, आइए ना, अपना बताए थे। तो मैंने कहा चलिए मैं एक दिन आती हूँ। तो बस मैं यूँ ही गई और बस वो एक्टिंग शुरू हो गई। तो पहला जो था उसमें एक महुआ वाली का किरदार निभाया। तो ठीक है, लोगों ने पसंद किया। उस समय तो ये अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब लोग जो अपनी लोक भाषा है उसको लोग पसंद कर रहे थे। तो वो शुरू हुआ। एक दिन हम लोग बैठे थे शूटिंग में ही, तो मुझे ऐसा एक फेरी वाला निकला। तो पता नहीं क्यों दिमाग में क्लिक किया कि यार अक्सर होता है इनके कुछ कपड़े ज़रूर चोरी हो जाते हैं। तो मैंने कहा यार शूट हम लोग कुछ और कर रहे थे, कोई और स्टोरी कर रहे थे, पर मैंने कहा ये फेरी वाला निकला, अपन एक ऐसा करते हैं कि मतलब इनका चद्दर चुरा लेते हैं। ठीक है, तो वो बस हाँ, वो चद्दर चुराने से ही आपका एपिसोड बन गया चट्टी फूफू। नहीं, वो नाम का सबसे ज़्यादा था कि अभी नाम इसका क्या रखेंगे, फेरी वाला या ये। तो बोली नहीं, एक ऐसा करैक्टर दे देते हैं। तो ये चादर तो आप ही चुरा रही हैं, तो दीदी और ये सारी नहीं, जो हमारे यहाँ जो बोलते हैं बघेलखंड में, जो रिश्तों का बोलते हैं, जो पहले के लोग बोलते थे, तो फुआ बोलते थे, फूफू बोलते थे, तो इसको फूफू ही नाम देंगे। तो वो फिर सर्वसम्मति से चोटी फूफू। अब वो थोड़ा मुझे थोड़ा ऑड लग रहा था यार, चोटी फूफू। लेकिन फिर कोई बात नहीं, चोटी फूफू को लोगों ने बहुत पसंद किया। आप भी जब अभी लोगों के बीच जाते तो कोई बोलता है क्या ये फूफू है? हाँ बिल्कुल, अभी तो चोटी फूफू एक मतलब आइडेंटिटी बन गई है। और दूसरी एक सासू माँ, वो पप्पी की जो सासू माँ है, यह है बदी रही हमरे करम माँ। तो ये दो आइडेंटिटी मुझे ज़्यादा बनी और अच्छा लगता है। सबसे अच्छी बात यह है कि लोग देखते हैं, और लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ कुछ सार्थक काम कर रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसे कमेंट्स सुनने को मिलते हैं कि हमें लगता है हम लोग खुद को जोकर बना के सामने वाले को अगर हंसा रहे हैं तो ये जीवन में कुछ तो पुण्य कमा रहे हैं। एक वो था टना टन लागे फूफू तुम्हार चश्मा। वो जब वो एक्ट हो रहा था तो आपको कैसा लग रहा था? एक्चुअली वो भी ऐसी था। हमारे घर की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, देखिए जैसा कि हमने कहा, हम आधुनिकता में चले जा रहे हैं और आधुनिकता की ओर जब भाग रहे हैं तो जो हमारी पीछे की चीज़ें हैं हम छूट रही हैं। लेकिन जब कभी हम उसे पर्दे पर देखते हैं तो हम उसे बहुत मिस करते हैं। नदिया के पार फिल्म क्यों सुपर डुपर हिट हुई थी,
उसका एक ही रीज़न था कि क्योंकि उसमें लोक जीवन को दर्शाया गया था, किस तरह से नदी पार करके मतलब लोग पहले सुविधाएं नहीं होती थी, उसी तरह से अब हमारा विंध्य क्षेत्र भी मतलब आधुनिकता की दौड़ पे है और हर चीज़ें लोगों के पास आप देख ही रहे हैं, टीवी, एसी, फ्रिज, मतलब सब कुछ है। कच्चे मकान देखने को नहीं मिल रहे हैं और ना ही उस तरह की जीवन शैली देखने को मिल रही है। तो हम लोग भी अपने सीरियल्स में वही उतारते हैं। तो भाई शादी ब्याह में अब तो सब कुछ ठेके पे है भाई, बस आप बैठ जाइए तैयार होके और ब्याह का आनंद लीजिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था भाई, पहले तो मटीमगरा हो रहा है तो कुल्हाड़ी ढूंढो, तो टोकनी ढूंढो, तो ये सारी चीज़ें, और गाना गाने महिलाएं आती थी। आजकल तो म्यूज़िक इवेंट होने लगे लेकिन पहले कोई म्यूज़िक इवेंट होते नहीं थे। तो पहले तो घर की महिलाएं ही बढ़िया गाती थीं, ढोलक पे अपना गाती थीं, तो उनका खुद का एंटरटेनमेंट होता है। तो वो उसी दृश्य को हम लोग फिल्मा रहे थे कि एक कैरेक्टर था पप्पू, उसकी शादी हो रही थी और वो भाई बुआ का तो जानते हैं गांव में अगर कोई एक बुआ है तो उसको बड़े, अरे बुआ को बुला लो, बुआ को, बुआ रिसा आ गई हैं। तो वो फूफू को ही कॉल किया गया है भैया, तो वो बस फूफू को, अब वो कुछ लोग जो नटखट टाइप की बहुएं होती हैं वो बड़ा हंसी मजाक बनाती हैं। अच्छा, शादी ब्याह में लावा जो भूजता है बुआ वो करती है, हाँ। तो उसके लिए भी कोई गाना है कि आप हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, लावा जब बुआ भूंजती हैं तो जो मतलब और भी जो भाभियाँ होती हैं वो उनको भूनने नहीं देती, उनके चूल्हे में पानी डाल देती हैं। मतलब वो किस तरह से वो मशक्क़त करके लावा भूंजती हैं। तो वो सारी चीज़ें, और जब लावा परसते हैं तो उस समय का गीत है हमारे यहाँ गाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। इसकी 2 लाइन आपको सुना देती हूँ। सुना हो पहुना लावा धीरे धीरे छींट्या, सुना हो पहुना लावा धीरे धीरे छींट्या। हमारे यहाँ दामाद को पहले पहुना कहते थे, अब दामाद आ गया है। और जैसे थोड़ा थोड़ा फ़र्क है अवधि में, और वहाँ पे पाहुन बोलते हैं और यहाँ पहुना बोलते हैं। हाँ, पहुना और दामाद। तो उसमें वो कहते हैं, सुना हो पहुना लावा धीरे धीरे छींट्या, राम सिया ऐसी जोड़ी बनाई, राम सिया ऐसी जोड़ी बनाई, सुना हो पहुना देखा साथ निभाया, सुना हो पहुना देखा साथ निभाया। ठीक है, तो लोक गायिका से लेकर लोक कलाकार तक का सफ़र तय करने वाली हमारे साथ थी। बघेली भाषा को आगे ले जाने वाली, या फिर ये कहें कि युवाओं को बघेली भाषा के प्रति जागरूक करने वाली, साथ ही लोगों को एक संदेश देने वाली कि कितने भी आधुनिक गाने आ जाएं लेकिन जो लोक संस्कृति होती है उसे कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।